हेलो, वेलकम टू विद्या गुरु। पिछले लेक्चर में हमने भोजन के पोषक तत्व और संतुलित आहार जो कि मानव से रिलेटेड था, तो ह्यूमन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था कि मानव में किस प्रकार पाचन होता है, कैसे आमाशय, अग्नाशय, यकृत अपने एंजाइम्स को स्त्रवित करके निकाल कर और किस प्रकार भोजन का पाचन करते हैं। और आज जो है हम गाय मतलब जानवरों में किस प्रकार पाचन होता है वो थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे, और अमीबा किस प्रकार पाचन करता है। और उसके बाद में जो पिछला लेक्चर था और आज का लेक्चर है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस स्लाइड्स। तो देखिए आपके सामने जो है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है उस पर बात कर लेते हैं। हमने मानव के बारे में तो बात कर ही ली थी, तो क्या आपने गाय भैंस को घास चरते हुए देखा है? तो वो क्या करते हैं, एक बार तो पहले जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी उनको निगल लेते हैं और एक साथ कई किलोग्राम केजीज ऑफ खाना, बहुत सारा किलोग्राम खाना खा लेते हैं। और बाद में क्या होता है, ये पहले अपने आमाशय, जो आमाशय होता है इनका, ये अलग अलग भागों में विभाजित होता है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो वहां भंडारित कर लेते हैं अपने संपूर्ण खाने को, और उनमें जो र्यूमेन वाला जो भाग है, अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, एक चित्र के माध्यम से। तो प्रथम आमाशय, याद रखना आमाशय को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। तो जो रूमिनेंट में आमाशय जो है वो 4 भागों में बटा होता है और र्यूमेन में भोजन आंशिक रूप से पाचन होता है। तो देखिए कि जब भी भोजन का पहली बार पाचन शुरुआत हो रहा है, तो देखिए क्या होता है कि जब भी ये जानवर अपना खाना खाते हैं तो ये खाना एक साथ र्यूमेन वाले भाग में, इनके पूरे र्यूमेन वाले भाग में भर जाता है और उसके बाद में क्या होता है, आंशिक रूप से पाचन हुआ होता है। और फिर क्या करते हैं, ये उस खाने को वापस से, इनका इस प्रकार का प्रक्रिया है कि इनका वापस से खाना क्या है, ये बहुत देर तक जुगाली करते रहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रूमिनेशन। इंग्लिश में इसे रूमिनेशन कहा जाता है। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और जुगाली करना स्टार्ट करता है, जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन, रोमंथन शब्द कहाँ से आया है, देखो ये इंग्लिश वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है जुगाली करना, चबाना या रूमिनेशन। तो आप देखिए यहाँ पर आपको इस डायग्राम में सब कुछ क्लियर होगा कि ये जो है इसकी आहार नाल है, मतलब यहाँ से ये ग्रासिका से भोजन गया और आमाशय, जो कि इनका बहुत बड़ा भाग होता है आमाशय, वहाँ भोजन गया और र्यूमेन में इकट्ठा हो गया जाके। और फिर क्या होता है, और उसके बाद में क्या है, आमाशय वाले भाग के पीछे जो ये अंगनाल है, देखिए ये अंगनाल वही है जो हमने मानव में ना अपेंडिक्स पढ़ा था। आपको याद आ रहा होगा, मानव ने हमने अपेंडिक्स कहाँ देखा था, देखिए ये हमने अपेंडिक्स देखा था। देखिए ये जो बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत, इसके जो ये नीचे ये जो छोटी सी जो लटक रही है ग्रंथि सी है ना, लेकिन ये ग्लैंड नहीं है, यही क्या है, ये वाला भाग ही जो है अपेंडिक्स है। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये कई बार क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खाना चला जाता है और उसके अंदर अपेंडिक्स जो है, जिसको सिकम, हिंदी में इसको सिकम कहेंगे, अंगनाल, अंगनाल। तो यहाँ पर क्या होता है, खाना बहुत देर तक जो है फंस जाता है और इसको फुलाता चला जाता है, और फाइनल कई बार क्या होता है कि ये फट जाता है और हमारे पेट में संक्रमण हो जाता है, क्योंकि जो दूषित पदार्थ है वो यहाँ पर जो है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ बच्चों को जो 12, 14, 20 साल के लोगों में आपने देखा होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाते हैं, वो अपेंडिक्स यही है। तो इसी प्रकार जानवरों में भी जो है अपेंडिक्स पाया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर है। और जो जुगाली करने वाले, विशेषकर कौन से, जो दुधारू पशु हैं जैसे गाय भैंस है ना, घास चरने वाले, तो देखिए रोमंथन प्रक्रिया आपको क्लियर हो गई होगी, जिसमें खाना क्या है वापस से जुगाली करने के लिए आगे आता है। ठीक है, आमाशय क्लियर हो गया। अंगनाल आपको मैंने भी बताया, अंगनाल जो अपेंडिक्स वाला भाग है। वृहद आंत मतलब जो बड़ी आंत है वो, और शूद्रांत जो है ये छोटी आंत इनकी। तो खाना बहुत देर तक यहाँ पर रहता है, राइट। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ये जुगाली, रोमंथन का मतलब क्या होता है, रोमंथन का मतलब लगातार जुगाली करना। ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथा कहलाते हैं। ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, जो जुगाली करने वाले, रूमिनेंट या रोमंथा। घास में सेल्यूलोज जो है, घास में सेल्यूलोज प्रचुर मात्रा में होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि सेल्यूलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का भाग है। सेल्यूलोज किसका भाग है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का भाग है, याद रखेंगे। तो सेल्यूलोज प्रचुर मात्रा में होती है और इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट भी है इसके अंदर। तो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट ही होता है, याद रखना। स्टार्च, मंड या फिर सेल्यूलोज
ये सभी कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? तो ग्लूकोज का बहुलक है, राइट। तो बहुत से जंतु और मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। आपने देखा होगा बंदर तो है ना पत्तियां वगैरह खा लेते हैं, मानव नहीं खा पाता। तो हम जैसे जैसे बंदरों से मानव की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हमें विकास आया वैसे वैसे हमने फूल पत्तियां खाना बंद कर दिया, और हमारा जो अपेंडिक्स, जो अंगनाल वाला हिस्सा है, वो सिकम जिसे कहेंगे, सिकम अंगनाल अपेंडिक्स एक ही बात है। तो वो वाला हिस्से में क्या होता है, पाचन जो कि सेल्यूलोज का कर सकते थे वो वापस से जुगाली के रूप में नहीं आता, और इसीलिए मानव घास नहीं खा सकता, राइट। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। रूमिनेंट्स में शूद्रांत और वृहदांत्र के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है, और इसी को क्या कहा जाता है, अंगनाल। इस अंगनाल में विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, और वही एंजाइम है ना इन जानवरों में घास और पत्तियों को पचाने में मदद करता है। तो याद रखना, एंजाइम पाया जाता है अंगनाल में। भोजन के सेल्यूलोज का जो पाचन है ना, सेल्यूलोज, अब आपको पता है घास वगैरह में क्या होता है, सेल्यूलोज। और इस प्रकृति में सबसे ज्यादा जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है वह भी क्या है, सेल्यूलोज। तो कुछ जीवाणुओं के द्वारा क्या है इस अंगनाल में पाए जाते हैं उसका पाचन। तो मनुष्य में ये आहार नाल में अंगनाल वाला भाग उपस्थित तो होता है। देखो यहाँ पर ये है ना, क्योंकि छोटी क्लास का कंटेंट है, ये 7th क्लास का कंटेंट है, इसलिए थोड़ा सा गलत दे रखा है एनसीईआरटी में। मनुष्य में होता है लेकिन अविकसित रूप में होता है। आज भी मनुष्य में अपेंडिक्स पाए जाते हैं, अंगनाल पाई जाती है, लेकिन ये अविकसित रूप में होता है, और इसीलिए क्या है, मानव सेल्यूलोज को पचा नहीं पाता। तो इस प्रकार ये जंतु जो है ना अपना भोजन जो है ग्रहण करते हैं। तो इसमें अंगनाल पॉइंट याद रखेंगे। देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर कहीं रह गए हैं, तो उन 2 पॉइंट को और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियसली मानव के बारे में बहुत कुछ बताया। तो जो दस्त या डायरिया हो जाता है वो किस कारण होता है? कभी कभी आप देखते होंगे जल रूपी मल पानी का निष्कासन होता है और दस्त क्या हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, पेट के अंदर किसी भी प्रकार की संक्रामकता, जीवाणु ज़्यादा हो गए, खाद्य में विषाक्तता मतलब जहरीला पदार्थ है, अपच इनडाइजेशन का शिकार है। तो भारत में विशेषकर बच्चों में अति सामान्य स्थिति है, और यदि इसकी चरमावस्था हो गई, बहुत अत्यधिक तीक्ष्ण हो गया, तो बहुत बच्चों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि लगातार दस्त निकलने के कारण बच्चे का पानी, डिहाइड्रेशन है ना, निर्जलीकरण हो जाता है उनके शरीर में। और इसीलिए चिकित्सक जो है उनको एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर WHO का ORS घोल, आपने बहुत नाम सुना होगा, ये WHO का ORS घोल पिलाएंगे, तो बच्चे को पानी के अंदर जो और लवण हैं और जो मिनरल्स हैं उसकी जो कमी हो जाते हैं हमारे शरीर में पानी ज़्यादा निकलने की वजह से, उसकी पूर्ति करता है। तो WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस में है। और ORH जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन मतलब पुनः जल की पूर्ति हो, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है ORH की। तो ORH के अंदर क्या करते हैं, नमक और शक्कर का घोल, तो शक्कर से ऊर्जा मिले और नमक से लवण, जैसे Na और Cl, नमक में क्या होता है Na और Cl, तो क्लोरीन मिले और नमक मिले, ताकि जो लवण कम हुए हैं उनकी पूर्ति हो जाए। तो दस्त आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे क्या होते हैं, ORH का घोल पीना चाहिए। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जिस समय स्थापना हुई थी, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, 7 अप्रैल 7 अप्रैल को हुई थी 1948 में। और इसी 7 अप्रैल को हम हमेशा विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। और भारत में वर्ल्ड चिकित्सा डे कब मनाया जाता है, ये सभी प्रश्न आते हैं। 1 जुलाई को भारत में चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। लिख लेंगे आप लोग, जो भी सुनते हैं आप इसको जरूर लिखेंगे सारे स्टूडेंट्स। 1 जुलाई को भारत में चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, जबकि 7 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना। एक और पॉइंट जो रह गया है जो आपके काम का हो सकता है वो है ये। तो देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो एक थ्योरेटिकल। चलो आगे चलते हैं। तो ये दस्त वाला मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। और जानवरों में मतलब
शाकाहारी में क्या होता है। अब बात करते हैं एक कोशिकीय जीव, आपने बहुत नाम सुना होगा एक कोशिकीय जीव अमीबा का। अमीबा एक कोशिकीय होता है और ये जब पानी में होता है ना, तो हमको पानी के साथ में यदि अमीबा हमारे शरीर में चला जाता है ना, तो उस रोग को अमीबियोसिस बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में नाम है अमीबियोसिस, अमीबा से बना है। और उसमें भी क्या होता है, व्यक्ति को दस्त वगैरह लग जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम जो देखने वाले हैं वो क्या है कि अमीबा जो है वो किस प्रकार भोजन लेता है। तो अमीबा मैंने बता ही दिया एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका की झिल्ली होती है, गोल सघन केंद्रक, किसी भी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है वो पूरी तरह से गोल और सघन होता है, मतलब घिरा हुआ होता है। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां पाई जाती है। डायग्राम में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अनेक धानियां, देखो ये छोटी छोटी ये धानियां, ये वाली जो है वो धानियां है, ठीक है। तो अनेक धानियां पाई जाती हैं इसमें, है ना। और इसमें पादाभ पाया जाता है, पादाभ, ठीक है। और खाद्य कणिका है और केंद्रक, सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो देखिए अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति को बदलता है, अपनी लोकेशन को इधर उधर परिवर्तित करता है, तो वो लगातार मूव करता रहता है पानी में भी। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाभ या कृत्रिम पांव भी कहते हैं। तो एक या अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है ना। तो ये जो प्रवर्ध हैं, ये उंगली नुमा शेप, ये लगातार बाहर निकालता रहता है ताकि ये ना भोजन को पकड़ सके, ताकि क्या हो सके। तो ये अपना मुख है ना, जैसे मान लीजिए ये इसने मुख खोल लिया ये पादाभ की मदद से, और यहाँ से जो भोजन है, ये वाला पार्टिकल जो भोजन है वो इसको क्या कर लेगा, ये खा लेगा, अंदर ले लेगा। अब भोजन का जो काम का भाग है वो तो ये पचा लेगा, बाकी को मान लीजिए यहाँ से वेस्ट के तौर पे, ये वेस्ट के तौर पे निकाल देगा, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए आपको वापस से पढ़ा देते हैं। एक या अधिक उंगलियों के समान प्रवर्ध निकालता है, जिसे पादाभ कहते हैं, कृत्रिम पांव, जो गति देने तथा भोजन पकड़ने में सहायता करता है। तो देखिए यहाँ पर यह आ गया पादाभ, है ना। ये भोजन को पकड़ लेगा, इसको जो जो काम की चीज़ चाहिए वो ले लेगा, और फिर फाइनली क्या होगा, वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाल देगा जो काम का नहीं है। तो अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, इससे भी जो सूक्ष्म जीव हैं जब, या फिर जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका प्रयोग करता है। और खाद्य कण जो है चारों ओर पादाभ विकसित करके उन्हें निगल लेता है और खाद्य दानी में फंस जाते हैं। ये खाद्य जो दानी है यहाँ फंस जाते हैं, और खाद्य दानी में पाचक रस स्त्रवित होते हैं, जो उस भोजन को जो उसने ग्रहित किया है उसे पचाने का काम करेंगे। ये पाचक रस एक प्रकार के एंजाइम्स ही होते हैं। एक बात याद रखना, एंजाइम्स, सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। तो खाद्य पदार्थ पर यह क्रिया उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। आपको मैंने बार बार बता दिया कि खाद्य श्रृंखला के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की ही प्रक्रिया, बड़ा अणु छोटे अणु में तोड़ रहा है और उसी से हमें ऊर्जा मिलेगी, यही पाचन है। तो वो सरल अणुओं में तोड़ देगा और पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे सभी अवशोषित अपने आप को ग्रहण कर लेगा, जो अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है। और अवशोषित पदार्थ जो है वो अमीबा की वृद्धि में, उसके रखरखाव, वो जो लगातार अपनी संख्या को मल्टीप्लिकेट, गुणन करता रहता है, उसके उपयोग में ले लेगा। बिना पचा हुआ जो अपशिष्ट खाद्य दानी है वो बाहर निकाल देता है, और भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होता है। तो ये प्रक्रिया जो है ना, सभी एक कोशिकीय जीव में यही होती है। वो भोजन को लेते हैं, अंदर लेते हैं, काम की चीज़ को यूज़ किया, बाकी वेस्ट को बाहर फेंक दिया। इस प्रकार क्या होता है कि खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित करके ऊर्जा मुक्त होती है, और ये इस प्रकार जो है अपने शरीर में ऊर्जा को विकसित करते हैं। तो ये सभी शब्द, अवशोषण मतलब अवशोषित कर लेना, एमिनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन इसी का बहुलक है, तो प्रोटीन इसी के बने होते हैं। स्वांगीकरण, ये शब्दों को मैं एक बार याद दिला देता हूँ आपको, हमने पहले पढ़ लिए। स्वांगीकरण मतलब पूरी तरह से भोजन को एब्जॉर्ब कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना। पित्त रस जो है यकृत ग्रंथि निकालती है, और यकृत के पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में पित्त रस संचित रहता है। मुख गुहिका तो बहुत सिंपल है, जो मुख की गुहिका है। रदनक जो है ये आगे के काटने वाले दांत होते हैं, जो ये चार ये और चार ये, मैं भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। सेल्यूलोज जो है वो आपको पता ही है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। निष्कासन जो वेस्ट पदार्थ जहाँ से निकलेगा। वसा अम्ल, जो फैट है, वसा है, वो वसीय अम्ल से ही मिलकर बना होता है। खाद्य दानी में ही जो है अमीबा जैसे जीव जो है वो भोजन का अवशोषण करते हैं। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, जिसमें पित्त रस संचित रहता है, याद रखेंगे। कृतनक, ये जो चार दांत होते हैं, जो शेर के, बाघ के, कुत्ते के बड़े दांत होते हैं, ये एक दांत, दो दांत,
3 और ये 4, तो यही कृतनक होते हैं। अंतःग्रहण भोजन को अंदर से ग्रहण करना, यकृत, लिवर, चवर्णक जो है पीछे वाले जो मूलर जो कि चबाने का काम करते हैं। ग्रासिका भोजन, ये वाला जो भाग है ये ग्रासिका है। आमाशय जो है, ग्रासिका के बाद में जो भोजन जाता है वो आमाशय में जाता है और वहीं पर HCl निकलता है। ये सभी प्रक्रिया में बता चुका हूँ आपको। अग्रचवर्णक जो प्रीमोलर है, जो आगे वाले 2 जो दांत है वो अग्रचवर्णक। पादाभ किस में पाया जाता है? ये कृत्रिम पैर होते हैं, ये अमीबा में और इसी प्रकार के छोटे कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में पाए जाते हैं। रूमेन क्या होता है? जो भी जुगाली करने वाले जानवर है रूमेन है, रूमिनेंट रोमंथी, ठीक है, वो वही जानवर है। लार ग्रंथि जो है जिससे लार निकलता है मुख में, और दीर्घ रोम जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर। और इस सूक्ष्मांकुर से ही ये हमारी क्षुद्रांत जो है उसमें ये पाए जाते हैं और भोजन का अवशोषण करने का काम करते हैं, जो फाइनली जो भोजन पच गया होता है। तो मेरे हिसाब से आपको इस चैप्टर की पूरी थ्योरी जो है उसका पूरा डायमेंशन एकदम पिक्चर क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं और अब जो है मैं इसके सभी क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस एज वेल। तो देखिए ये हम लोग सब पढ़ ही चुके हैं। ये कुछ मतलब कि भोजन कैसे जाता है, मुख गुहा से होता हुआ ग्रासिका में, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। तो ये 5 जो हैं, ये 5 क्रम याद रखने हैं। गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, शूद्रांत, छोटी आंत और ये बड़ी आंत, राइट। भोजन के अंतःग्रहण की विधियां ये, ठीक है। और ग्रंथियां जो है वो लार ग्रंथि, एक तो मुख में, एक यकृत है, एक अग्नाशय, आमाशय भी ग्रंथि है, याद रखना। आमाशय और शूद्रांत अपनी भित्ति में से जो है ना पाचक रस का निष्कासन करते हैं और वहीं से क्या है भोजन को पचाने का काम करते हैं। भोजन जो है वो किन विधियों के द्वारा, देखिए विभिन्न जीवों में भोजन अलग अलग विधियों से, विधियां सबकी अलग है। अब हमने क्या देखा, दुधारू पशुओं की विधियां अलग हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं, मानव में अलग है और एक कोशिकीय जीव में अलग है। तो सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण होता है, सबसे पहले अंदर जाएगा, फिर उसका पाचन होगा, फिर एजिमिलेशन, स्वांगीकरण है ना, ये अवशोषण जो भोजन काम का है, और स्वांगीकरण मतलब जो हमारी कोशिकाएं हैं उनको मिलेगा और वेस्ट पदार्थ जो है वो निष्कासित के तौर पे बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रीवियस लेक्चर का पूरा रिवीजन चल रहा है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ होता है तथा प्रोटीन और पाचन आमाशय से। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख से ही शुरू हो जाता है, जो लार नाम की जो ग्रंथि है वो हमें पाचन करने में मदद करती है। प्रोटीन का पाचन जो है वो आमाशय से प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा जो पित्त रस है वो वसीय अम्ल, वसा को पचाने का काम करता है, और अग्नाशय से अग्नाशयिक रस, और शूद्रांत जो है छोटी आंत उसकी भित्ति से भी। तो लगातार इन भित्तियों से सभी से पाचक रस निकलता रहता है और वह पूरे भोजन को फाइनली छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। और तो सबसे ज़्यादा अवशोषण पाचन कहाँ होता है तो बताएंगे आप, छोटी आंत या शूद्रांत, उसी छोटे आंत बोल रहे हैं। और वृहदांत्र जो है उसमें जल और कुछ लवण, तो पानी का अवशोषण मैंने बताया था बड़ी आंत में होता है, वृहदांत में होता है। और अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भाग में, जो पानी पूरे शरीर को आवश्यक है, जैसे हमारे शरीर को स्वेटिंग, पसीना आ रहा है, तो उसके कारण भी क्या है, उसका कारण भी ये है कि जो ये ग्रहण किया है पानी जो है, जो बड़ी आंत ने ग्रहण किया है, उसी के कारण जो है ना पूरे शरीर को पानी की सप्लाई हो रही है। बिना पचा हुआ जो भोजन है उसका क्या होगा, तो वो मल के रूप में, वेस्ट के रूप में गुदा यानी एनस से शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गए होंगे आपको। गाय भैंस में मैंने एक बार ये पूरा रिवीजन चल रहा है, जंतु रोमंथी रूमिनेंट कहलाते हैं। पत्तियों का अंतःग्रहण की तीव्रता से पहले एक बार निगल लेते हैं, फिर वहाँ पर भंडारित करके क्या करते हैं, पुनः भोजन को मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली करते रहते हैं। दुधारू पशु ऐसे ही करते हैं। जबकि अमीबा जो है भोजन का अंतःग्रहण पादाभ की सहायता से करता है, जो कि कृत्रिम पैर होता है उनका। तो देखिए मानव के पोषण के जो चरण हैं, मानव के पोषण के मुख्य चरण क्या हैं, तो ये भी हमने पढ़े। देखो मानव के पोषण के जो मुख्य चरण हैं वो क्या हैं, तो मानव का जो पोषण है उसका ये मुख्य चरण 5 है। देखो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर
है ना, अंतःग्रहण, फिर पाचन हो जाएगा, उसके बाद में जो है अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फाइनली जो है वेस्ट पदार्थ बाहर निकल जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आप तुरंत बता सकते हैं, मैं पिछले लेक्चर में बताया यकृत या लिवर। याद रखना, ये प्रश्न कई बार आता है, लिवर जो है, इस लिवर के लिए जो इंग्लिश में शब्द आता है ना, वो हमेशा याद रखना हेपेटा आएगा, हेपेटा। तो यकृत के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम लोग? हेपेटालॉजी। यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेपेटालॉजी। हेपेटा जहां भी शब्द आ जाए यकृत से संबंधित है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्त्रावण होता है, जो है ना जठर रस बोलते हैं, इसको जठर रस बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो पाचक रस, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस को मिलाकर हम लोग इसको जठर रस कहते हैं। शूद्रांत की आंतरिक भित्ति में उंगली के समान जो है प्रवर्ध पाए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? तो दीर्घ रोम कहलाते हैं, दीर्घ रोम। इनको अन्य भाषा में कई और किताबों में ये भी दिया है, यदि ये शब्द आ जाए तो भी याद रखना, सूक्ष्मांकुर। तो सूक्ष्मांकुर भी कहते हैं इसे, राइट। अब देखिए आगे चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। मंड का पाचन आमाशय में होता है, बिल्कुल नहीं। मंड का जो पाचन है वो मुख में से शुरुआत होती है और आमाशय कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा सकता, याद रखना, ठीक है। तो मंड का पाचन जो है वो मुख गुहिका में होता है। जीभ लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, बिल्कुल, दोनों को मिलाने के बाद में ये लुगदी बनाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब देखिए आगे, तीसरा जो पॉइंट है, पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित रहता है, बिल्कुल ठीक है, टेम्परेरी रूप से भंडारित रहता है और जब जब जरूरत पड़ती है। और ये बनता कहाँ है पित्तरस? तो ये लिवर में, यकृत में बनता है। रूमिनेंट जो है निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये सभी कथन जो है सत्य है एकदम। निम्न में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है, तो वसा पूर्ण रूप से शूद्रांत में पाचित होती है। आपसे कुछ भी पूछा जाए ना, पूर्ण रूप से वसा, आपसे पूछा जाए प्रोटीन, या आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट, तो ये तीनों ही आंसर एक ही आएंगे। छोटी आंत में इन तीनों का ही पाचन यहाँ होता है, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, जल का अवशोषण कौन से अंग में? ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो वृहदांत्र, बड़ी आंत में, राइट। आगे देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। तो ये सभी खाद्य घटक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और पाचन के उत्पाद क्या बनेंगे? तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट किसका बहुलक होता है? ग्लूकोज का। और कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का क्या है? शर्करा, सैकेराइड्स भी है, स्टार्च भी है, मंड भी है, सेल्यूलोज भी है, इसका ये मिलान हो गया। प्रोटीन मैंने आपको कई बार बता दिया किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। और वसा किसका बना होता है? वसा अम्ल और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का, है ना। तो इसका ये बना होता है। दीर्घ रोम क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? शूद्रांत्र में होते हैं। और ये भोजन के अंदर एक छोटे छोटे कोशिकाओं के जैसे होते हैं और ये भोजन को अवशोषण करने का काम करते हैं। और वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है ना रक्त नलिकाएं होती हैं, जिससे पूरे शरीर को वो ऊर्जा, ग्लूकोज, अन्य पदार्थ जो है ना वो मिल जाते हैं। पित्त रस की स्थिति क्या है? पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त यकृत में बनता है, या राइट। और यह जो है पित्ताशय में संचित रहता है और भोजन का जो पाचन है वो ये वसा को पचाने में मदद करता है। ये हरे पीले रंग का एक रस होता है, ठीक है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। तो रूमिनेंट जो जानवर है वो किस कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं? घास को। और घास में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, वेरी सिंपल। तो देखिए, परंतु मानव में क्यों नहीं होता? क्योंकि मानव में अंगनाल जो है वो इस बुक में तो दे रखा है नहीं पाई जाती, लेकिन अल्प विकसित होती है ना। क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोगों ने खाना बंद कर दिया इतने लाखों सालों में, तो अब जो है हमारा ये जो है ना अंगनाल और अपेंडिक्स वो बराबर काम नहीं करता। क्या कारण है कि ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? मैंने आपको बताया था, जिसको भी डाइजेशन, पेट में दर्द, दिक्कत है या ऑपरेशन हुआ है तो उसको सीधा ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है ना, ये पूरी जो प्रक्रिया है, हमने खाया, पाचन हुआ, छोटी आंत के जो सूक्ष्मांकुर है, जो दीर्घ रोम है, वो भोजन का अवशोषण करेंगे, फिर जाके ऊर्जा मिलेगी। उसकी बजाय हम डायरेक्टली ग्लूकोज दे देते हैं यदि कोई बीमार व्यक्ति है, यदि कोई पेशेंट है
तो इसलिए हमें सीधा ऊर्जा दे देता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको ग्लूकोज C6H12O6 यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ATP का निर्माण करता है और ATP को ही ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, राइट। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, उसका देख लेते हैं। आहार नाल में कौन सा भाग निम्न क्रियाएं संपादित करता है? तो देखिए पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत छोटी आंत करती है, अवशोषण जहां पर दीर्घ रो में। भोजन को चबाने का काम दांत का है। जीवाणुओं को जो नष्ट करने का काम है ना, थोड़े बहुत जीवाणु तो लार नष्ट कर देती है, और मेनली यदि बच गए कोई जीवाणु तो वो आमाशय में जो HCl था, हमने आमाशय स्टमक में जो HCl देखा था, जिसको पूरे भाषा में HCl प्लस जो एंजाइम है, एंजाइम, उसको हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। तो ये जो है जठर रस जो है जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। देखिए आज पूरे क्वेश्चंस आपके एक एक पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी, एक एक आंसर भी निकाल रहे हैं ताकि एग्जाम में सीधा आंसर क्वेश्चन आ जाए तो यू विल गिव द आंसर डायरेक्टली, सीधा सीधा आंसर दे देंगे आप। भोजन का संपूर्ण पाचन जो है वो छोटी आंत या क्षुद्रांत में होता है। मल का निर्माण जो है वो मलाशय में जाके होगा, ठीक है। मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता क्या है, अंतर लिखिए। तो दोनों ही सबसे पहले भोजन को अंतःग्रहित करते हैं, दोनों में ही पाचक रस एंजाइम्स होते हैं जो पाचन करते हैं और उसका स्वांगीकरण करके दोनों में ही ऊर्जा देते हैं। तो ये तो बहुत सारे कॉमनलिटीज, बहुत सारे कॉमन चीजें। अब देखिए यहां पर फिर से कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मिलाना है। तो लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि, तो वो ये लाला नहीं है, ये लार है, याद रखना। ये थोड़ा लाला ग्रंथि लिखा है इन्होंने, ये लार ग्रंथि है जिसको सेलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, है ना, ये बोलते हैं। तो देखिए लार ग्रंथि किसको निकालेगी? लार रस को, ये मिल गया। आमाशय क्या निकालता है? तो देखिए आमाशय क्या निकालता है, आमाशय क्या निकालेगा, चलो आगे देख लेंगे। यकृत क्या निकालेगा? पित्त रस का स्त्रवण यकृत करता है, तो ये मिल गया, पित्त रस का यकृत स्त्रवण करता है। एक मिनट में आपको और अच्छे से बता देता हूँ, एक बार मैं इसको, ये डॉटेड यहाँ। अब देखिए लार रस कौन निकालता है? ये ग्रंथि लार रस निकालेगी, ठीक है। आमाशय किसको निकालेगा अभी बता देते हैं, अपने आप ही आ जाएगा आंसर। यकृत किसको निकालता है? पित्त रस को, और भंडारित कहाँ रहता है? पित्ताशय में। मलाशय क्या करता है? मल का त्याग करेगा, ये रहा नीचे। क्षुद्रांत क्या करेंगे अभी देख लेते हैं। बृहदांत्र क्या करेगा? जल का अवशोषण। और पाचन जो है, पाचन पूरा पाचन किसमें होगा? क्षुद्रांत्र में पूरा पाचन हो जाएगा। तो आमाशय क्या करता है? ये अम्ल का निमोचन करता है ना। पचे हुए भोजन का भंडारण ये कहीं पर भी नहीं आएगा, तो याद रखना आमाशय अम्ल को निर्मोचित करेगा, है ना, HCl वगैरह को। तो हमारे सारे मिलान हो गए। एक बार फिर से देखना हो तो देख लीजिए, लार को ये मिला रहा है, आमाशय जो है अम्ल का निष्कासन कर रहा है, यकृत पित्तरस का स्त्रवण कर रहा है, मलाशय मल का त्याग करेगा, क्षुद्रांत पाचन का पूर्ण यहीं पे होगा, और वृहदांत्र जल का अवशोषण करेगा। तो ये सभी, तो आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से इससे पहले लेक्चर में सब कुछ समझा दिया है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा सारी बात। अब देखिए आगे, अब ये आपके इतना काम का नहीं है, ग्लूकोज के ड्रिप वगैरह ये सब में वैसे ही सामान्य भाषा में, आपके एग्जाम से रिलेटेड ये कुछ भी अब नहीं है। तो हमने जो है ना आज पूरी तरह से ये चीज़ पढ़ ली है। और बकरी का दूध है ना, हमेशा याद रखना, बकरी के दूध से मिलने वाली वसा थोड़ी सी लाइट होती है, तो है ना, ये देखिए बकरी के दूध में मिलने वाली वसा की संरचना गाय के दूध की वसा की अपेक्षा सरल होती है, बिल्कुल होती है। बकरी का दूध इसीलिए पाचन में गाय की दूध की अपेक्षा बहुत आसान होता है। तो याद रखना, सब इसका कारण है वसा। तो सबसे ज़्यादा भैंस के दूध में वसा मिलेगी, उसके बाद में गाय के दूध में भी बहुत कम हो जाती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है बकरी के दूध में वसा कम होती है। इसलिए सबसे सुपाच्य जो पेशेंट हैं, जो भी बीमार हैं, उनको बकरी का दूध सबसे उत्तम रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है ना आपको इस तरह से याद रखने हैं। तो मेरे हिसाब से जो है आपको इस पूरे लेक्चर में एक एक पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। और आपको किसी भी प्रकार का यदि डाउट है ना, तो आप अपनी टीम से संपर्क करेंगे एक बार, और टीम से संपर्क करने के बाद किसी भी तरह का डाउट है तो कैसे निदान करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आपको लगातार ये पूरी सीरीज जो है वो आपको मिलने वाली है। सो इसी तरह से पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये जो टॉपिक है हमारा वो ये है आपके सामने।
तो आपको मैं उम्मीद करूंगा कि आप क्वेश्चन आंसर को हमने बहुत जल्दी से कर लिया और सारी चीज़ें देख ली है। आगे के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट वगैरह सारे टॉपिक हम देख लेंगे, है ना। तो आप जो है लेक्चर को बहुत बार देखें। विश यू ऑल द बेस्ट।